नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। विधानसभा चुनाव के पहले चरण की यानी कि 121 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया अब खत्म हो गई है, लेकिन महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हुआ है। सभी दलों ने पहले चरण की सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि 10 सीटें हैं जहां महागठबंधन के ही घटक दलों के उम्मीदवार एक दूसरे को चुनौती देते नजर आएंगे। इनमें वैशाली, वारिसलीगंज, लालगंज, राजापाकड़, बछवाड़ा, रोसड़ा, बिहार शरीफ, तारापुर, कुटुंबा और कहलगांव की सीट शामिल है। कहलगांव विधानसभा सीट पर आरजेडी और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं। तारापुर विधानसभा सीट पर आरजेडी और वीआईपी के प्रत्याशी आमने सामने हैं। बछवाड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस और सीपीआई के प्रत्याशी आमने सामने हैं। बिहार शरीफ विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस और सीपीआई के प्रत्याशी आमने सामने नजर आ रहे हैं। रोसड़ा विधानसभा सीट पर कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार आमने सामने हैं। राजापाकड़ विधानसभा सीट पर कांग्रेस और सीपीआई के प्रत्याशी आमने सामने हैं। वैशाली विधानसभा सीट पर आरजेडी और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं। लालगंज विधानसभा सीट पर आरजेडी और कांग्रेस के प्रत्याशी का टकराव होगा। वारिसलीगंज और कुटुंबा में आरजेडी और कांग्रेस जो है वो आमने सामने इस बार के विधानसभा चुनाव में नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी नाराज नजर आ रहे हैं। कुटुंबा सीट पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा है। आरजेडी ने सुरेश पासवान को वहां से प्रत्याशी बनाया। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम वहां से प्रत्याशी हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट भी सामने आया है। दलित दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अब इकबाल इंकलाब होगा, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, जय कांग्रेस। ये पोस्ट जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर किया गया है। तो कुटुंबा सीट पर आरजेडी ने भी उम्मीदवार उतारा है। सुरेश पासवान यहां से उम्मीदवार है और इसी सीट से वर्तमान के विधायक और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी चुनावी मैदान में हैं और इस वजह से उनकी नाराजगी भी देखने को मिल रही है। शायद यही कारण है कि उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट भी किया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता हमारे साथ राजीव मोहन जुड़ रहे हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। राजीव जी, जो समीकरण आज पहले 101 जो सीटें हैं उस पर बातचीत हो रही है, क्योंकि उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई और चीजें पहले चरण के लिए स्पष्ट हो गई। इनमें हमने ये देखा कि महागठबंधन के भीतर 10 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां आमने सामने होने वाली है महागठबंधन की तमाम सियासी दल। इनमें से कुटुंबा सीट जो है वो बेहद खास हो जाती है, उन पर भी हम पहले बात करेंगे। लेकिन कुटुंबा सीट में क्या समीकरण बन सकता है, क्योंकि एक तरफ आरजेडी से सुरेश पासवान है, दूसरी तरफ कांग्रेस से राजेश राम है जो कि वर्तमान विधायक भी और प्रदेश अध्यक्ष भी। उनकी नाराजगी आज नजर आई है सोशल मीडिया के जरिए, जहां उन्होंने ये जरूर कटाक्ष कर दिया है कि दलित झुकेगा नहीं। देखिए सुष्मिता, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि महागठबंधन जो दावा कर रहा था कि उनके बीच ऑल इज वेल है, एकजुटता है और जो चुनाव में जब उतरेंगे तो इस बार एनडीए को हरा दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही कह सकते हैं कि एनडीए महागठबंधन जो है बिखरा हुआ नजर आ रहा है। ये गंभीर बात है, गंभीर चुनौती है महागठबंधन के लिए। और जहां तक कुटुंबा सीट की बात है, कुटुंबा सीट पर जिस प्रकार से जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश राम, पहले से वर्तमान निवर्तमान वहाँ के विधायक हैं और उनके खिलाफ वहाँ आरजेडी के उम्मीदवार उतारे गए हैं, एनडीए के उम्मीदवार भी वहाँ पे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस प्रकार से राजेश राम ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दलित की बात करते हुए और कहा कि दलित झुकेगा नहीं, तो निश्चित तौर पर ये सीधा संदेश और सीधा निशाना कह सकते हैं कि आरजेडी पर है, क्योंकि आरजेडी के वहाँ उम्मीदवार सुरेश पासवान को खड़ा किया गया है। अब ये तो चुनाव में तय होगा कि किसकी जीत होने वाली है, लेकिन निश्चित तौर पर ये जो दोनों के बीच में जो एनडीए के बीच में जो एकजुटता की बात, ऑल इज वेल की बात कही जाती है, वो कहीं न कहीं नहीं दिख रहा है। अगर उनका ये ट्वीट जिस प्रकार से आया है उससे साफ है
कि महागठबंधन के बीच जो है क्लैश बढ़ता जा रहा है, कलह बढ़ता जा रहा है और उसका असर चुनाव में देखने को मिल सकता है। सुष्मिता, राजीव जी, क्या इस जो कलह की बात आप और हम कह रहे हैं, क्योंकि ये क्लियर हो गया है, अब 122 सीटों के लिए हम देखेंगे क्या कुछ जो है नामांकन के बाद तस्वीरें साफ होती है, लेकिन 121 सीटें पहला चरण और 10 ऐसी विधानसभा सीटें जहां महागठबंधन खुद फ्रेंडली फाइट करता नजर आ रहा है। क्योंकि कलह की बात आपने कही, तो क्या लगता है इस कलह का क्या फायदा जो है वो सीधे सामने वाली पार्टी को हो जाएगा? क्योंकि ये 1-2 सीटें नहीं है, 10 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जो परिणाम भी बदल सकता है। बिल्कुल, अगर कलह बढ़ता रहा तो निश्चित तौर पे इसका फायदा विरोधी को होता है, ऐसा पूर्व का अनुभव है। लेकिन अभी देखिए, ये जो 10 सीटें हैं जिसका जिक्र आपने किया, जिसमें वैशाली, लालगंज, कहलगांव, कुटुंबा, वारिसनगर या बछवाड़ा, रोसड़ा, राजापाकर, बिहार शरीफ या कुटुंबा, ये तमाम जगहों में जो महागठबंधन के दो उम्मीदवार खड़े हो गए हैं, तो इसमें 2 संभावना बनती है। अभी भी ये संभावना ये है कि जो प्रथम चरण के चुनाव होने हैं उसमें 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं, यह विकल्प है। और अगर इस विकल्प पर महागठबंधन अगर विचार कर रही है, बातें कर रही है और मामले को सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है, तो ये संभावना बन सकती है कि किसी एक को वहाँ छोड़ दिया जाए, यानी महागठबंधन का एक उम्मीदवार होगा और बाकी अपना नाम वापस ले सकते हैं। लेकिन इसकी दूसरी संभावना ये है कि जिस प्रकार से महागठबंधन के बीच सीटों का तालमेल नहीं हुआ, तो इससे स्पष्ट है कि हो सकता है कि ये फाइट जो है वहाँ अपने अपने दल के लोग करेंगे। तो ये जताएगा कि जो 10 सीटों पर इनका जो महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार उतरेंगे, उसका असर दूसरे सीटों पर पड़ेगा। और जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं, जहां चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, तो उनसे ये सवाल होगा और उनको ये सवाल जवाब देने में असहजता होगी। तो ये इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा, लेकिन इसका इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि महागठबंधन राजीव जी, क्योंकि आपने कहा कि महागठबंधन के शीर्ष नेता चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, सवाल यह है कि आखिरकार कब? आप दूसरी तरफ देखिए, एनडीए की जो भी प्रत्याशियों की लिस्ट थी वो एक एक कर सामने आई। हालांकि वो भी चीजें हमने देखी, जो चुनावी प्रचार स्टारकों की लिस्ट जो सामने आई थी, स्टार प्रचारकों की, उनमें 40 ऐसे दिग्गजों के नाम रखे गए जिनकी आप अभी उपलब्धि और उपस्थिति यहां देख पा रहे होंगे बिहार में। कई ऐसे बड़े नाम है, उनमें से खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी है, यहां पर मौजूद है। 3 दिवसीय उनका यह दौरा चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो तैयारियों की बातें महागठबंधन की तरफ से कही जा रही थी, वो कहीं ना कहीं अधूरी नजर आ रही है। ना एक मंच साझा कर पा रहे हैं, क्योंकि 10 विधानसभा सीटों का जो नाम आप ले रहे हैं, उनमें से 5 तो ऐसी विधानसभा सीट है जो आरजेडी और कांग्रेस खुद फ्रेंडली फाइट करती नजर आ रही है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि देखिए, अगर ये कलह बढ़ता रहा और इसको सुलझाया नहीं गया, तो इसका फायदा निश्चित तौर पर जो है विरोधी को होगा और एनडीए को होगा। क्योंकि जब तक अगर ये चुनाव प्रचार साझा नहीं हुआ, जिस तरह से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ सीटों के तालमेल को लेकर, अगर ये साझा उम्मीदवार अगर खड़ा कर रहे हैं और महागठबंधन कहा जा रहा है, तो ये नाम सिर्फ नाम का महागठबंधन रह जाएगा। क्योंकि अगर 10 सीटें कम सीटें नहीं होती है और 10 सीटें सरकार बन सकती है और सरकार बिगड़ सकती है। तो अगर इनको सुलझाया नहीं गया, तो फिर किस आधार पर महागठबंधन ये कहेगा कि वो एकजुट है? और अगर महागठबंधन के नेता दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में जाकर चुनाव प्रचार फिर कैसे करेंगे? क्या वो आरजेडी का विरोध करेंगे या कांग्रेस आरजेडी का विरोध करेगा? तो ये तमाम सवाल हैं, लेकिन इसको सुलझाने के लिए अभी भी महागठबंधन तत्पर है और ये कह रहा है कि वो जल्दी ही इस मामले को सुलझा दिया जाएगा। और यही कारण है। राजीव जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि जब महागठबंधन की बात हो रही है तो आपने देखा होगा शुरू से ही वीआईपी की बात खूब हुई कि वीआईपी नाराज चल रहा है, मुकेश सहनी तमाम चीजों के लिए मांग रख रहे हैं और उनकी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। इन सबके बीच 6 ऐसे उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आई वीआईपी की तरफ से, और मुकेश सहनी की तरफ से यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे और ना ही वे राज्यसभा जाएंगे। उन्होंने डिप्टी सीएम की बातें लेकिन हालांकि इस पर जरूर कही है। और तारापुर की एक वो सीट हो जाती है जहां अब वीआईपी और आरजेडी आमने सामने नजर आ रहा है। यानी कि कह सकते हैं कि अब भी जो 8 सीटों की बातें वीआईपी के लिए की जा रही थी, जिसमें से 6 प्रत्याशियों के नाम सामने आए, तो कुछ अब भी तालमेल नहीं बन पा रहा है दूसरे ये कह सकते हैं कि चरण के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर इसमें कांग्रेस पार्टी का जो आरजेडी के साथ तालमेल ठीक से नहीं होना, या मुकेश सहनी का आरजेडी के साथ तालमेल नहीं होना,
ये जताता है कि अभी तक जितनी बातें हो रही थी वो हवा हवाई थी, कहीं धरातल पर कुछ नहीं था। लेकिन जो बड़े नेता आके सामने कहते थे कि ऑल इज वेल, उसका कहीं ना कहीं पोल खुल गया। और अब जिस प्रकार से मुकेश सहनी अभी भी अड़े हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर वो है कि उनको ज़्यादा सीट मिलनी चाहिए, तो यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। और यही कारण है कि मुकेश सहनी अब कांग्रेस के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर है। और आरजेडी से उनकी दूरी बढ़ गई है, जबकि वो आरजेडी के साथ ही आए थे और आरजेडी से अपनी समीपता बताते थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनका जो झुकाव है, या उनका जो, अब उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस कोई भूमिका निभा सकता है, तभी जो है ये इस समस्या का समाधान होगा। क्योंकि ऑलरेडी उनकी दूरी आरजेडी से बढ़ गई है, आरजेडी से उनकी कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो इस तरह से कहें कि अब मुकेश सहनी जो है महागठबंधन में एक ऐसा की फैक्टर बने हुए हैं, उनको अगर महागठबंधन के नहीं सुलझाया गया तो ये 10 सीटों में। अब देखिए ना राजीव जी, अब ये की जो है कि फैक्टर इनके लिए फायदेमंद होता है या नुकसान साबित होगा। अब तो क्योंकि चुनावी घड़ी है और ये बिल्कुल आखिरी समय है, अब इस पर क्या इनकी तरफ से निर्णय आता है और क्या ये निर्णय क्या परिणाम लेकर आता है, ये देखने वाली बात। बेहद शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि फिलहाल INDIA के भीतर 10 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां फ्रेंडली फाइट जरूर नजर आ रहा है।